सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज बात पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही बदलती बीजेपी की। जी हां, बदलती बीजेपी जिसका गुजरात मॉडल इन दिनों चर्चा में है, जहां सारे घर के बदल दिए गए। लेकिन आज बात संगठन में बड़े बदलाव की, तो नाम मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में बदलती बीजेपी के गिने चुने चेहरे हैं जो इस पारी को आगे खेल रहे हैं, या जिनको मौका दिया गया है, या जिन पर भरोसा जताया गया है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर जी का। लोकेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश जी। बात बदलती बीजेपी की लोकेंद्र पारासर से, क्या वाकई में बीजेपी बदल गई है, या एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और संगठन में जो बदलाव दिख रहा है वो आने वाले समय में क्या सरकार में भी नजर आएगा? देखो, बदलाव ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। अधिष्ठान नहीं बदलना चाहिए, ध्येय नहीं बदलना चाहिए, कार्यक्रम नहीं बदलना चाहिए, जो भावना है वो नहीं बदलना चाहिए। बाकी पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में भी पीढ़ियां बदलती हैं, संस्थान में भी बदलती हैं, अधिष्ठानों में भी बदलती हैं, लेकिन अधिष्ठान के प्रति जो पवित्रता है, जो कमिटमेंट है, जो कर्मठता है, वो नहीं बदलनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं सिद्धांत की, विचारधारा की? जी, निश्चित तौर पे। लेकिन जब समझौते होते हैं सियासी, तो फिर ये बात कहीं पीछे नहीं छूट जाती? मैं बात कर रहा हूं इस बदलती बीजेपी में सिंधिया फैक्टर की। क्या सब कुछ भाजपा में आने के बाद समाहित हो जाता है, वही अंतिम सत्य है? देखो, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो उसमें बहुत सारे समाजवादी मित्र आकर मिले जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे। आज वे, आप उनको ढूंढ नहीं सकते कि वो समाजवादी मित्र भाजपा के कि समाजवादी थे कभी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष बात है कि जो 60-70 साल पहले कहा गया अंत्योदय करना है, और ये पवित्रता ऐसी है कि आज राजनीति में जातिगत बातें होती हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अगर उस संकुचित सोच से हम बात करें, जाति की सोच से, तो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि संगमरमर लगवा दो, पुजारी का वेतन बढ़वा दो, मंदिरों में टाइल्स लगवा दो। उन्होंने वही कहा जो शिवाजी ने कहा कि अगर कुछ दान में आया है तो पहले कुएं बावड़ी खुदवाओ, पहले लोगों के लिए घर बनवाओ। वही दीनदयाल जी ने कहा। ये समग्रता, ये समरसता का जो सोच है, वो इसलिए फलीभूत नहीं हुआ कि 60-65 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन वो आग दिल में जल रही थी। अधिष्ठान के प्रति पवित्रता की जो आग है भारतीय जनता पार्टी की, वो दिल में जल रही थी। मोदी जी को अवसर मिला तो बाबा साहब के सपने भी पूरे हो रहे हैं, और दीनदयाल जी का संकल्प भी पूरा हो रहा है। लेकिन वही मोदी जी जिन्होंने शौचालय को पहली प्राथमिकता दी थी, अब लग उनके जो कार्यालय हैं वो 5 स्टार कल्चर के हैं। बीजेपी की कार्य पद्धति आप संघ की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बदलाव उसमें भी देखने को मिल रहा है। तो ये जरूरी है रहन सहन या फिर विचारधारा और सिद्धांत से एक समझौते जो वक्त का तकाजा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रणेताओं की प्रेरणा पर काम करने वाली पार्टी है। दीनदयाल जी का आपको पता होगा राकेश जी, आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं। दीनदयाल जी ने कहा कि जो समाज, जो संस्था, जो पीढ़ियां समयानुकूल अपने आप में परिवर्तन नहीं करती, वो समाप्त हो जाती है। आज कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, वही वंशवाद। मां बीमार है तो बेटे को दे दो, बेटा अगर मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, निर्णय नहीं ले सकता, क्षमता नहीं है, तो क्या किया जाए? विकल्प क्या है? वही बीमार मां है, और वो भी पूरी अध्यक्ष नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जाना चाहती। पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 वर्षों तक भारत के निर्माण का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, और दीनदयाल जी का संकल्प पूरा करना। भाजपा ने समय के साथ चुनौतियों को समझा, चिन्हित किया, और उन समस्याओं से बाहर निकल रही है, उसका समाधान तलाश रही है, और नई बीजेपी एक तैयार हो रही है। मैंने कहा ना, समयानुकूल परिवर्तन, टेक्नोलॉजी के परिवर्तन हो, कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता का परिवर्तन हो, वो करना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, हमारे पास कमिटमेंट था, हथियार कमजोर थे, मुगलों ने आक्रमण किए, अंग्रेजों ने किए, हम तलवार निकलते थे, सामने से तोप चलती थी, पराजय अवश्यम भावी हुई। भारतीय जनता पार्टी ये अवसर नहीं देना चाहती। हाँ, बीजेपी ने आधुनिकीकरण के इस दौर में नई नई सुविधाओं का भरपूर उपयोग किया है, और एक कहीं ना कहीं एक नजीर भी पेश करने। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता के कौशल की दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से जो परिवर्तन है वो आवश्यक होंगे। कार्यालय आप उसे 5 स्टार कह सकते हैं, मैं कहता हूं सर्व सुविधा युक्त कार्यालय, तकनीकी से युक्त कार्यालय, ये भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। आज देश तकनीकी दौर में आज इतना आगे बढ़ गया है, दुनिया लोहा मान रही है। मध्य प्रदेश में आप ही बताइए कि बीजेपी में बदलाव क्या है, और कितना अभी और बदलना जरूरी है? देखो, भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश की बीजेपी या हिमाचल प्रदेश की बीजेपी या पंजाब की बीजेपी, इस तरह से हम नहीं सोचते। हमारी एक प्रवाह है जो शीर्ष से चलता है और बूथ तक जाता है। आज मोदी जी एक शब्द बोलते हैं, एक योजना लॉन्च करते हैं, वो बूथ तक जाती है। इसलिए एक प्रवाह है, वो विचारधारा का प्रभाव है। तो ये विचार आता है, वो जो प्रभावित होने लगता है विचारधारा हो जाती है। सरकार की हुई
लेकिन संगठन स्तर पर भी आप देखिए, संगठन में भी केंद्र की लाइन ही नीचे बढ़ती है। केंद्र और राज्य अलग क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। लोग जी पहले कार्यक्रम यहाँ तैयार होते थे, यहाँ से फीडबैक ऊपर जाता था, आला कमान वहां पर उसको सहमति व्यक्त करता था, भले औपचारिक अनौपचारिक बात हो रही हो, लेकिन वो लाइन आगे बढ़ती थी। लेकिन अब संगठन में देखने को मिल रहा है कि वही कार्यक्रम जो केंद्रीय नेतृत्व तैयार करता है, मध्य प्रदेश का संगठन वहीं तक सीमित होकर रह गया। नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव एफर्ट से चलती है। आज माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। ये जन्म शताब्दी वर्ष का विचार कहां से आया? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को आया। क्यों आया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनको अपना प्रेरणा मानती है। आज भारतीय जनता पार्टी जो व्यापक रूप में जो मजबूती के साथ खड़ी है मध्य प्रदेश में, तो उसके पीछे ठाकरे जी हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का विचार जो आजीवन सहयोग निधि का विचार है वो मध्य प्रदेश से उपजा और पूरे देश में अपनाया उस मॉडल को। तो इसलिए ये तो कुछ मॉडल वहां से आते हैं, कुछ यहाँ से आते हैं। संयुक्त रूप से कमिटमेंट के साथ ठाकरे जी को मध्य प्रदेश तक सीमित तो नहीं रखा जा सकता। नहीं, सवाल ही नहीं है। अगर तो ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह जो चल रहा है पूरा 100 साल पूरा होने पर, ये राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों के लिए ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। और ये जो जन्म शताब्दी समारोह के जो कार्यक्रम बने हैं उसको केंद्र के नेतृत्व ने भी उसको गंभीरता से लिया है और अन्य अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम कुछ तय हुए हैं। केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें किसी दिन आपके सामने आ सकता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी स्वीकृति आई है, लेकिन तिथियां तय होनी है। सभी कार्यक्रमों में पूरी भारतीय जनता पार्टी, कुशाभाऊ ठाकरे हो, अटल जी हो, आडवाणी जी हो, ये ऐसे नक्षत्र हैं, इनको कोई पार्टी कभी भूल सकती है क्या? तो बात वही है, केंद्र की लाइन जरूरी नहीं है, नीचे से भी लिया जा रहा है अगर आपकी बात को यकीन किया जाए। मैं फिर वही सवाल दोबारा दोहरा रहा हूं, आप मीडिया प्रभारी हैं, भाजपा बदली है तो उसमें प्रबंधन के साथ मीडिया का रोल भी बढ़ा है, नई चुनौती है तो उनको स्वीकार किया है। तो क्या मीडिया के फोरम पर भी बीजेपी बदल रही है सर, और बेहतर उपयोग के लिए? नहीं राकेश जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने जब जर्नलिज्म शुरू किया होगा तब केवल प्रिंट मीडिया अस्तित्व में थी जी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, आज वेब मीडिया आया है, सोशल मीडिया का बड़ा भारी मतलब फ्लो बढ़ा है। कहीं ना कहीं हम देखते होंगे कि मीडिया में भी आजकल क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, क्वालिटी की थोड़ी सी उसमें कहीं ना कहीं शको सुबह आजकल होने लगी है। तो निश्चित तौर पर ये शको सुबह के दौर में हमें अधिक अलर्ट रहना पड़ता है, अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, अधिक तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मीडिया से भारतीय जनता पार्टी के संबंध बहुत पवित्रता के साथ प्रगाढ़ हुए हैं, मैं इसको स्वीकारता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी होने के नाते मेरा पहला कमिटमेंट किससे? भारतीय जनता पार्टी के साथ। मेरी प्राथमिकता किससे? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इससे पहले 5 साल पहले जब मैं संपादक हुआ करता था तब मेरी प्राथमिकता मेरे अखबार के साथ थी, मेरे कमिटमेंट उसके साथ थे। तो भूमिका जब बदलती है तो थोड़ा बहुत अपने को अपनी कार्यप्रणाली बदलाव करना पड़ता है। सिस्टम आपने बदला है क्योंकि लगातार आप पारी खेल रहे हैं, अब उन गिने चुने मीडिया प्रभारी में है। शायद डॉक्टर राजेश वाजपेयी के बाद दूसरा कार्यकाल आपका 5 साल से ज्यादा का पूरा हो चुका है। सरकार आपके समय में गई भी है, हाथ से फिसल गई और लौटी भी है। ये सारे अनुभवों के बाद 2023 की चुनौती को ध्यान में रखते हुए क्या बड़ा बदलाव मीडिया में अगर समझा जाए तो वो क्या है? देखो, मीडिया तो अपनी गति से चलती है, मीडिया को किसी के कारण से प्रभावित होकर चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारा ये विश्वास है कि अगर आप उनको स्थान भरने की सामग्री नहीं देंगे समय पर तो स्थान कहीं और से भरा जाएगा। 3 कॉलम की जगह तय है कि भारतीय जनता पार्टी खबर लगेगी, लेकिन अगर मैं समय पर अच्छी एडिटेड खबर नहीं भेजूंगा तो निश्चित तौर पर उस जगह जो जहां से मिलेगी वहां से भरी जाएगी। इसलिए पहले तकनीकी बदलाव ये है कि समय से खबरें आपको मिले, डेडलाइन से पहले मिले। काल में जब संकट के दौर से गुजर रहा है मीडिया, तब सब कुछ आप बना के दे देंगे तो फिर जो हमारे यहाँ भीड़ देखते हैं उनकी तो नौकरी खतरे में। नहीं, ऐसा नहीं है। पत्रकार क्लर्क नहीं होता, पत्रकार बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्ति होता है। हमने जो भोजा रहे चिपकने वाला थोड़ी है, हमें मालूम। लेकिन सत्य के निकट तो कम से कम चीजें आए, अपना पक्ष मजबूत। पत्रकार कोई टेबल न्यूज नहीं बनाता, अगर टेबल न्यूज बनाता है तो पत्रकार नहीं है। इसलिए लोकेन जी, आप पूरा दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, चर्चा ये रहती कि मीडिया प्रभारी का काम तो भोपाल बैठ के मीडिया को मैनेज करना सब कुछ, लेकिन आप पहले मीडिया प्रभारी है जिन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया। देखो, प्रवास और बैठकें ये तो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है। यही बदलाव है मीडिया के क्षेत्र में। नहीं, मीडिया का जिस तरह से विस्तार हुआ है, आज हमें मंडल तक, बूथ तक, विधानसभा क्षेत्र तक, जिले तक अपने मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी एक्टिव करना पड़ेंगे। मैंने कहा ना, सूचनाओं का फ्लो बढ़ गया है, मात्रा बढ़ गई है। ज्यादा चुनौती कहाँ है सर? प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, वेब मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में? देखो, आपकी अगर अधिष्ठान के प्रति पवित्रता है
तो चुनौती कहीं नहीं है। भाजपा के लिए सोशल मीडिया को लेकर जरूर मेरा इतना कहना है कि सोशल मीडिया पर इस समय बौद्धिक वर्ग भी हावी है, लेकिन ऐसा वर्ग भी हावी है जिसकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, समाज के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो बौद्धिक वर्ग है उसको इस पर चिंता करनी चाहिए कि सोशल मीडिया में क्या जाए और क्या नहीं जाए, समाज और देश का नुकसान नहीं हो। बाकी राजनीतिक रूप से जो लिखना पड़ना है लिखना। लेकिन तो क्या मैं आपकी बात को इस तरह से लूं कि सोशल मीडिया पे सब कुछ सच नहीं, एक बड़ी चुनौती है उसकी तह तक जाना, हकीकत को समझना, लेकिन यही वो माध्यम सशक्त है जो अखबारों की हेडलाइन बदलने को मजबूर कर देता है और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों की तो हेडलाइन बनी ही जाती है। मैं राकेश जी भाई साहब पहली बार जब भोपाल आया था तो मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि आज ये बड़ी अच्छी खबर मिल गई, चलो खेलते हैं। मैं भौचक्का था। 29 साल के जर्नलिज्म में मैंने ये सुना नहीं कभी कि खबर से खेला जाता है। बाद में मुझे ध्यान आया कि कुछ खबरें तय कर ली जाती हैं कि शाम को इसका स्वरूप होगा। तो ऐसी खबरों के प्रति सचेत और सावधान उन पत्रकार मित्रों को रहना चाहिए जिनके कमिटमेंट हैं जर्नलिज्म के प्रति। सर, संपादक के तौर पर आपके लिए ये एक मतलब सवाल ही नहीं खड़ा होता था कि खबर से खेलें, लेकिन आप मीडिया प्रभारी के तौर पर आप चाहते हैं कि आपकी बनाई गई, आपकी बढ़ाई गई लाइन से जो खबरें निकलती हैं वो सुर्खियां बने और मीडिया उससे खेले। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसा अगर पत्रकार करेगा तो पत्रकारिता क्या करेगा, लेकिन वैसी चीज भी ना आए जो हुई नहीं। ऐसी घटनाएं भी कई सामने आती हैं कई बार कि हम उस बैठक में खुद मौजूद हैं, सवेरे जो खबर छपती है वो होता ही नहीं है, कहां से आता है, कैसे आता है। तो ये वो खेलने वाली जो पत्रकारिता है ना, वो कहीं ना कहीं जो आप शुरू में कह रहे थे कि यही हेडलाइन बनती है। सोशल मीडिया पे जो चलता है वो सुर्खियां बनती है टेलीविजन की, और टेलीविजन की सुर्खियों से कई बार प्रभावित हो जाते हैं पत्रकार, अखबारों की सुविधा भी देखते हैं और सवेरे की हेडलाइन बन जाती है। इस सिस्टम को तोड़ने की आवश्यकता है। नहीं, इस सिस्टम को समझने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है। जो लोग ठीक दिशा में काम करना चाहते हैं उनको समझने की आवश्यकता है कि जर्नलिज्म की पवित्रता बची रहे। जर्नलिज्म किसी से प्रभावित होकर नहीं होता, जर्नलिज्म स्वतंत्र है। मुझसे कई मित्र कहते हैं कि अमुक पत्रकार ने ऐसा बताया, तो मैंने कहा ये पत्रकार का काम है, खबर को पता लगाना, खोजना, ये उसका, लेकिन सत्य खोजा जाए। एक पत्रकार के नाते अंदर से आप पत्रकार को हक देते हैं कि अपनी बात रखे, लेकिन सच्चाई के साथ सामने आए। लोकेश जी, सरकार में रहते मीडिया प्रभारी, फिर 15 महीने विपक्ष में रहते हुए और अब फिर सरकार में रहते हुए, अगर पूरे आपके कार्यकाल को 3 भागों में बांटा जाए तो ज्यादा चुनौती कब पेश की? देखो, पहले कार्यकाल में तो मुझे लगभग 1 साल राजनीति को थोड़ा समझने में समय लगा। सरकार के कार्यक्रम, पार्टी की नीतियां, विचारधारा में एकदम फ्रेशर आया था। मैं भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं जानता था। ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान, भूगोल, क्या पढ़ना लिखना, उनके महापुरुष, सरकार की नीतियां, शिवराज जी के कार्यक्रम, सभी चीजों में थोड़ा समय लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कमिटमेंट ठीक होना चाहिए। यह ध्यान में आया कि भारतीय जनता पार्टी अधिष्ठान के प्रति समर्पित पार्टी है। जो अधिष्ठान ने तय किया उसकी पवित्रता सरकार भी रखती है। माननीय शिवराज जी का आप नेचर देखो, ऐसा संवेदनशील व्यक्ति, ऐसा विनम्र व्यक्ति, ऐसा कर्मठ व्यक्ति, ऐसा परिश्रमी व्यक्ति, जिसको पांव वाले भैया ही कहने लगे लोग। आपने शिवराज जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटते हुए भी देखा है और उनके साथ बतौर मीडिया प्रभारी काम करते हुए भी आप उनके साथ हम लोगों को देखा ना मैंने। तो वो तीनों कार्यकाल में चुनौती ज्यादा कब? शिवराज जी को मैंने देखा हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो उसी दृष्टि के व्यक्ति हैं। ये उनका कॉन्फिडेंस है, ये उनका कॉन्फिडेंस है, ये उनके लोगों का जो जन समर्थन है। कुछ धोखा हुआ, कुछ झूठे वादे हुए, उसके आधार पर हमें कुछ सीटें कम मिली। कुछ महीनों में ही समझ गई जनता। लोकसभा चुनाव आया 3-4 महीने बाद, 1 सीट कमलनाथ अपने बेटे की जिता पाए, केवल 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। सर, वो रात जब बीजेपी ने फैसला लिया, एक द्वंद था। उस वक्त के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का ट्वीट आता है, लेकिन शिवराज जी वो विधायक हैं, लौटा देते हैं, आप मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद थे। वो द्वंद था या सहमति का अभाव था? सरकार नहीं बनाना है या विपक्ष में ही रहना है? नहीं, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं। मैं वहां मौजूद था। ये जनादेश का सम्मान था। और उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष चाहते थे कि दावत हो, बहुत बड़ी बात नहीं थी। राकेश सिंह चाहते थे कि गवर्नर। मुझे ये लगता है कि दोनों एक मत थे इस बात। लेकिन उनका ट्वीट आया था। ये निर्णय करने में, सहमति बनाने में संगठन परिवार जब बैठता है तो पहले कुछ विचार होता है, फिर ध्यान में आता है कि 1 सीट और कम हो गई है, तो विचार बदलता है। जब आखिरी निर्णय आया नारायण सिंह वाली सीट का, तब यह तय हुआ कि नहीं, हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि मैं कल राज्यपाल से मिलूंगा। ये राज तो नहीं है, लेकिन ये राज आपने आज सामने रखा है। सब प्रदेश अध्यक्ष जिनके साथ आपने काम किया, नंद कुमार सिंह चौहान की टीम में आ गए थे जी, फिर राकेश सिंह,